Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. Yes, friends. Today we are starting with the Essay 200. That is the overall objectives of independent auditor and conduct of audit in accordance with the standards on auditing. Essay 200 वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे दोस्तों. बेसिकली ऐसे 200 कुछ टाइम पहले चेंज हो गया था. पहले ऐसे 200 वो हमने क्वेश्चंस किया था, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट वो वाला हुआ करता था, बट हम लास्ट 2-3 ईयर से ऐसे चेंज हो गया. अब ऐसे 200 क्या है जरा समझो अच्छे से. ऐसे 200 इसका नाम से मालूम पड़ता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर. गाइस, हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स है टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस. सर, पीएनएल बैलेंस शीट कौन बनाएगा? कंपनी बनाता है. तो हम उसको चेक करने के बाद, उसको देखने के बाद एक रीजनेबल एश्योरेंस लेते हैं. जो कंपनी ने जो भी अकाउंट्स बनाया, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, प्रॉपर है. एक रीजनेबल एश्योरेंस मिलना चाहिए हमको. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं गाइस? ओपिनियन देते हैं. अपना ओपिनियन आपको याद है 4 तरीके का ओपिनियन होता है. हमने इसके पहले प्रीवियस वीडियो में देखा है. टू एक्सप्रेस द ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अगर इफ सपोज हम ओपिनियन नहीं दे पा रहे ड्यू टू सम रीजन, इन दैट केस हम अपने आप को विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट कर लेंगे. या अब डिस्क्लेमर, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दो, या अपने आप को विड्रॉ कर लो. तो ये अपना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है ऑडिट का. रीजनेबल एश्योरेंस लेना, ओपिनियन देना. मैं ओपिनियन फॉर्म नहीं कर पा रहा हूं, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन या विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट. फ्रेंड्स, ऐसे 200 के 5 रिक्वायरमेंट है. सबसे पहला रिक्वायरमेंट की हम बात कर रहे हैं, दैट इज एथिकल रिक्वायरमेंट. ये एथिकल रिक्वायरमेंट सीधे सीधे हमारे ऊपर कंप्लायंस डालता है, ऑडिटर के ऊपर. चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलता है सर, वो बोलता है चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटीग्रिटी होनी चाहिए. इंटीग्रिटी मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट कहीं ऑडिट करने जा रहे, हॉनेस्ट होनी चाहिए, एकदम कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए हम लोग, प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए हमारा, हमारे कंपिटेंस एंड ड्यू केयर होनी चाहिए. तो ये सबको हम लोग क्या एक वर्ड में बोलते हैं गाइस? एथिकल रिक्वायरमेंट. मतलब ये टोटली हमारे रिलेटेड बात कर रहा है. हम इंडिपेंडेंट होने चाहिए, हम इंटीग्रिटी होनी चाहिए, हम कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए. कॉन्फिडेंशियल मतलब क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करो. हमारा प्रोफेशनल बिहेवियर, ये सब कहां पे आएगा? एथिकल रिक्वायरमेंट में आएगा. ऐसे 200 का नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है गाइस, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म. व्हाट इज मीन बाय स्केप्टिज्म? गाइस, स्केप्टिज्म इज नथिंग बट एटीट्यूड्स ऑफ ऑडिटर. मींस ऑडिटर अलर्टनेस, हमारा अलर्टनेस होना चाहिए गाइस. हम ऑडिटर से, हम ऑडिट करने जा रहे कहीं, हम ऑलवेज अलर्ट रहेंगे. क्लाइंट ने कुछ इंफॉर्मेशन दिया, सोचो समझो ये सही बोल रहा है क्या. डोंट बिहेव लाइक नंदी बैल. क्लाइंट ने कुछ भी बोला, सब सही है, ऐसा थोड़ी होता है साहब. आप सोचो, अपना दिमाग लगाओ, वेदर क्लाइंट सही बोल रहा है क्या. अलर्ट रहो ऑलवेज. और कभी कभी हमने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है और सामने वाले ने जो इंफॉर्मेशन दिया है, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इन दैट केस आल्सो यू अलर्ट. आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो भी मैच नहीं कर रहा है, इन दैट केस यू आर अलर्ट. स्केप्टिज्म का मतलब होता है अलर्टनेस. एट टाइम ऑफ कंडक्टिंग ऑडिट, ऑडिटर शुड बी ऑलवेज अलर्ट टुवर्ड द इंफॉर्मेशन व्हाट ही गेटिंग. थर्ड रिक्वायरमेंट इज प्रोफेशनल जजमेंट एंड एक्सपीरियंस. गाइस, प्रोफेशनल जजमेंट कहां से आता है? प्रोफेशनल जजमेंट इज नथिंग बट एक्सपीरियंस. एक एग्जांपल दे देता हूं. लास्ट ईयर एक कंपनी का मैं ऑडिट करने गया था. मुझे मालूम है ए एरिया में फ्रॉड निकला था, तो ए नेक्स्ट ईयर में ऑडिट करने जाऊंगा तो बट ऑब्वियस है वो एरिया को मैं ज्यादा डिटेल में चेक करूंगा, क्योंकि मालूम है मुझे वही गलती फिर से वो रिपीट करेगा. मेरा पास एक्सपीरियंस है. हम ऑडिट करने जाते हैं ना, तो हमको मालूम रहता है ये सब चीजों में पक्का मिस्टेक्स निकलेगा. पास एक्सपीरियंस है. तो ऑडिटर को अपना एक्सपीरियंस यूज करना चाहिए ऑडिट करते समय. मुझे लगता है ये चीजें में कुछ मिलने वाला नहीं है, नहीं चेक करूंगा तो भी चलेगा. मुझे मालूम है एरिया को ज्यादा डिटेल में चेक करना चाहिए, चेक करो साहब. जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूं, कभी भी याद रखना ऑडिट करते समय मार्च और अप्रैल के महीने को ज्यादा डिटेल में चेक करना होता है. बिकॉज मार्च का ऐसा महीना होता है जो पूरे साल भर का ट्रांजैक्शन को सेटल किया जाता है. वहां पे जो भी एडजस्टमेंट मार्च के महीने में होते और अप्रैल के महीने में. तो सर आप मार्च और अप्रैल के महीने को एकदम डिटेल में चेक करो आप. ये मेरा जजमेंट बोलता है, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट गाइस, टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. एक एग्जांपल दे देता हूं. मेरे को पासपोर्ट बनाने का, पासपोर्ट
मेरे पास सिर्फ एक प्रूफ है, पैन कार्ड है सिर्फ, मेरा पासपोर्ट बनेगा? नहीं बनेगा। मेरे पास 4 प्रूफ है, एक में नाम गलत है, एक में एड्रेस गलत है, एक में फोटो गायब है, एक में बर्थ का डेट का गलत है, बनेगा? तो भी नहीं बनेगा। तो मेरे पास जो प्रूफ है वो सफिशिएंट भी होना चाहिए एंड अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा भी होना चाहिए एंड क्वालिटी भी होना चाहिए। एज सेम एज इट इज, हम ऑडिटर्स है, हम कहीं ऑडिट करने जा रहे, तो हम लोग वहां से जो डॉक्यूमेंट है एज पर ऐसे 500, हम लोग जो ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करेंगे वो सफिशिएंट भी होना चाहिए एंड अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। ये जो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, सफिशिएंट का मतलब होता है क्वांटिटी एंड अप्रोप्रिएट का मतलब होता है क्वालिटी। मतलब हम लोग ऑडिट एविडेंस क्वांटिटी क्वालिटी दोनों चेक करेंगे, दोनों फॉर्म में कलेक्ट करेंगे और उसके बेसिस पे, सर आपको तो मालूम ही है, हम जो भी ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करते हैं ना, उसके बेसिस पे हम ओपिनियन देते हैं। चलिए नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ बढ़ते हैं गाइस। कंप्लायंस ऑफ ऑल ऐसे, हर एक ऐसे का कंप्लायंस। आपको मैं बता दूं सर, हर एक ऐसे कुछ तो बोलेगा सर, सिर्फ यही ऐसे कुछ ज्यादा खास बोलता नहीं है, नहीं तो बाकी कोई भी ऐसे ले लो, हर एक ऐसे आपको कुछ तो बोलेगा। तो हम लोग ये भी चेक करेंगे गाइस, हम लोग हर एक ऐसे का कंप्लायंस कर रहे कि नहीं कर रहे। तो ये सब अपने ऐसे 200 के रिक्वायरमेंट से हम आगे की तरफ बढ़ते फ्रेंड्स, जरा समझो एकदम अच्छी तरीके से। ये ऐसे 200 है ना, बेसिकली यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है देखा जाए तो। लेकिन मैंने जानबूझ के ना आपको जो पीछे स्लाइड्स दिख रहे उसके अंदर एक दो चीजें कवर की है जो आपको समझे। जो हम लोग ओपिनियन जो देते ना, वो 3 तरीके का होता है बेसिकली। एक रीजनेबल एश्योरेंस होता है, एक कंप्लीट एश्योरेंस होता है और एक मॉडरेट एश्योरेंस होता है। 3 टाइप का बेसिकली हम लोग एश्योरेंस देते हैं। कंप्लीट एश्योरेंस मतलब हम लोग गारंटी देते हैं 100%, बट कभी भी हम लोग गारंटी देते ही नहीं है। पहली बात तो मैं बता रहा हूँ, हम लोग ऑलवेज रीजनेबल एश्योरेंस लेते हैं, मतलब नॉट 100%। और एक मॉडरेट होता है, मतलब लेस देन रीजनेबल एश्योरेंस। तो ये 3 टाइप एक बार समझ लेना जरा। ऐसे 200 में और एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आईसीआई ने पूछा भी है, दैट इज फैक्टर कॉजिंग अ रिस्क अंडर स्टैट्यूटरी ऑडिट। 3 फैक्टर है गाइस। पहला, एक्सरसाइजिंग द जजमेंट ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिटर। सर हमारा जजमेंट भी तो रॉन्ग हो सकता है ना सर, हम जो ऑडिट करते हैं जजमेंट के बेसिस पे करते हैं। मुझे लगा एरिया चेक करने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ मिस्टेक्स नहीं होगा, और उसमें ही मिस्टेक निकल गया, जजमेंट भी तो रॉन्ग हो सकता है। दूसरा पॉइंट है नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस। बच्चा एक चीज समझ लो जरा अच्छी तरीके से, हम ऑडिटर से हम जो भी ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करते हैं ना फ्रेंड्स, वो पर्सुएसिव होता है rather than conclusive। हमको कलेक्ट करना चाहिए कंक्लूसिव एविडेंस, बट हम कलेक्ट कौन सा करते हैं? पर्सुएसिव एविडेंस। अब पर्सुएसिव कंक्लूसिव समझा ही नहीं, व्हाट इज मीन बाय पर्सुएसिव। एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं। हम ऑडिट करने गए, कंपनी के पास है ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, कंपनी के पास फोटो कॉपी, हम उसको देख के मान लेते, हाँ ठीक है चलेगा सर। लेकिन लिमिटेशंस होती है ना, हर चीज आप ओरिजिनल कहां से लाए। हम अगर हम लोग हर चीज ओरिजिनली चेक करते बैठेंगे तो ऑडिट हो ही नहीं पाएगा कभी। तो हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग उससे भी काम चला लेते हैं। समटाइम बहुत सारी चीजों का प्रॉपर एविडेंस नहीं मिल पाता है। जैसे अभी एक यार कंपनी ने ट्रैवलिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, उसमें ऑटो रिक्शा टैक्सी वाले का रेंट रिकॉर्ड किया है। अब उसका कहां से बिल लाया? तो कंपनी बहुत सारी चीजें विदाउट एविडेंस रिकॉर्ड करती है, वो मानना पड़ता है सर, क्या कर सकते हो, उसका कोई एविडेंस भी नहीं होता है। मतलब समझ रहा है, हम ठीक ठाक एविडेंस से भी, कच्चा पक्का एविडेंस से भी काम चला लेते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं पर्सुएसिव एविडेंस। हम लोग जो भी ऑडिट करते हैं ना गाइस, एकदम 100, मतलब ऐसा नहीं जो 100% एविडेंस चाहिए हमको, नहीं एविडेंस नहीं होगा तो ऑडिट नहीं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं सर। ये हमारा एक थोड़ा लिमिटेशन हो जाता है हमारा। ये ऑडिट का सबसे बड़ा लिमिटेशन है। हम लोग जो ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करते हैं पर्सुएसिव होता है रादर देन कंक्लूसिव। थर्ड रिस्क फैक्टर है इंटरनल कंट्रोल। सर मैं ऑडिट करने गया, मैं कितना भी अच्छा ऑडिट कर लूं सर, बट कंपनी का कंट्रोल ही वीक है। सर एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, मुंबई का लोकल ट्रेन है, आप कितना भी बड़ा टीसी रख दो उधर, कंट्रोल ही वीक है सर, कुछ कर ही नहीं सकते हो, कितने को पकड़ोगे आप? क्योंकि कंट्रोल ही वीक है ना सर, कुछ सिस्टम ही नहीं है, कुछ सिस्टम होना चाहिए। हम लोग कोई कंपनी में ऑडिट करने जा रहे हैं, देख के लग रहा है क्या खतरनाक कंट्रोल है, एकदम बेकार कंट्रोल है, कुछ ठिकाना ही नहीं इनका। उसमें आप क्या क्या चेक करें, कितने फ्रॉड पकड़ोगे आप, बिकॉज कंपनी का कंट्रोल वीक एकदम।
तो 3 रीजन है रिस्क होने का ऑडिट में रिस्क होने के 3 रीजन है। एक तो मेरा जजमेंट रॉन्ग हो गया, मैं सोच रहा था इसमें फ्रॉड नहीं निकलेगा, नहीं चेक करता हूं, उसमें भी फ्रॉड निकल गया। सेकंड, हम लोग जो ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करते हैं वो पर्सुएसिव होता है, होना क्या चाहिए था, कंक्लूसिव। और थर्ड पॉइंट, कंपनी का इंटरनल कंट्रोल पहले से एकदम वीक है, इनहेरिटेंट इंटरनल कंट्रोल। तो इसे टॉपिक का नाम पड़ गया फैक्टर कॉजिंग द रिस्क अंडर द स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो गाइस ऐसे 200 में मैंने ये सब चीजें डिस्कस कर ली है, आप इतना भी कर लोगे तो कवर हो जाएगा। इसकी ऑडिट की लिमिटेशन हम थियरी टॉपिक में देख लेंगे। तो यहाँ पे ऐसे 200 अपना पूरा कवर हो गया। इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ओपिनियन देना, एश्योरेंस देना, बाद में 5 रिक्वायरमेंट, उसके बाद मैंने बोला टाइप्स ऑफ एश्योरेंस 3 होता है, उसके बाद मैंने ए फैक्टर्स की बात कर दी, फैक्टर कॉजिंग रिस्क। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।